तो मोदी गवर्नमेंट अब ये समझा रही है कि फ्रीबीज देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं। पीएम मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मेंबर शमिका रवि जो 2 दिन पहले कह रही थी कि डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, इट्स जस्ट अ नंबर। अब वो ये कह रही है कि फ्रीबीज एक्चुअली में अच्छी हैं और फ्रीबीज हमारे देश की ग्रोथ को हर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही, तालियां हो जाए। तो फिर मोदी जी ने मुफ्त रेवड़ी कल्चर क्यों बोला था? ऑल्सो जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट गिरते हुए रुपए को एंड फ्रीबीज को डिफेंड कर रही, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में ये लोग रिजर्वेशन को भी डिफेंड करना शुरू कर दें। फिर बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में। ऑल्सो एलपीजी सिलेंडर का प्राइस बढ़ चुका है सीधा 29 रुपीज। कहीं पर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और कहीं पर गैस का दाम, लेकिन क्या आपकी सैलरी बढ़ रही है? इसके साथ आपको बताऊंगा इंडिया के गिरते हुए फर्टिलिटी रेट के बारे में। यस, इंडिया का फर्टिलिटी रेट यहां पर गिर रहा है, लेकिन कैसे गिर रहा है? मुसलमान तो 14 बच्चे पैदा कर रहे थे कुछ लोगों के हिसाब से। ऑल्सो बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट की अपडेट्स एंड नितिन गडकरी इसके बेटे ना सेटल होके दे रहे। पहले पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया एंड अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की यहां पर बातें चल रही है। अबे कब सेटल होंगे तेरे बच्चे? लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं अंजना दीदी के साथ। अंजना दीदी ने खान सर और यूट्यूब एजुकेटर्स के ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है। अब देखो, अभी तक तो ये नैरेटिव था कि आप नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते, नेताओं से सवाल पूछोगे तो या तो जेल में डाल दिए जाओगे या फिर डिफेमेशन केस हो जाएगा। उसके बाद एक नैरेटिव सेट किया गया कि आप बिजनेसमैन से सवाल नहीं पूछ सकते एंड ये अंजना ओम कश्यप का जो डिफेमेशन केस है, इसके बाद नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है कि आप मीडिया से सवाल नहीं पूछ सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर कहा जाएगा कि तुम क्रिमिनल से भी सवाल नहीं पूछ सकते। अब देखो, वैसे हमारे देश के कोर्ट जो है वो काफी ज्यादा ओवरवर्क्ड है। काफी केसेस जो है कई साल तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, उन पे फैसले नहीं हो पाते एंड ये काफी क्रिटिकल केसेस होते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने जो केस यहां पर फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, अगले ही दिन उसकी हियरिंग यहां पर, यानी कि आज हियरिंग उसके ऊपर होने वाली है एंड कोई बड़ी बात नहीं है, 4 दिन के अंदर इसका फैसला भी आ जाए। ये है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। बट ऑन अ सीरियस नोट, जहां पर देश की कोर्ट्स ओवरवर्क्ड हैं, अंडरस्टाफ भी हैं कुछ जगहों पर देश की कोर्ट्स, वहां पर अगर ऐसी छुट्टू पुट्टू चीजों के ऊपर डिफेमेशन केसेस लेकर के जाएंगे हमारे देश के लोग, तो हमारे देश की कोर्ट्स का आखिरकार क्या हाल होगा? जिन केसेस को अटेंशन मिलनी चाहिए उनके ऊपर अटेंशन नहीं होगी एंड ये फालतू की गोदी मीडिया अब कोर्ट का भी टाइम यहां पर बर्बाद करेगी। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? इनको सेट करना है नैरेटिव कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। भैया क्यों भाई, तुमसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? क्या तुम लोग भी नॉन बायोलॉजिकल हो? अब अंजना ओम कश्यप को ये बात बुरी लगी, खान सर ने उनको फ्रॉड कह दिया या फिर यूट्यूब टीचर्स ने उनको कॉल आउट कर दिया। इमेजिन करो, जिनके बारे में झूठ बोलते हैं और जिनको ये लोग फालतू में गालियां देते हैं, अगर इन सब लोगों ने डिफेमेशन केस करना शुरू कर दिया तो घर के खजाने खाली हो जाएंगे अंजना दीदी के। ऑल्सो यहाँ पर असली मुद्दा था स्टूडेंट्स का। एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई का रिजल्ट आया, उसमें भी पोर्टल पे गड़बड़ियां देखने को मिली, पोर्टल ही हैक हो गया यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया किस बारे में बात कर रही है कि मुझे फ्रॉड केस से बुला दिया, आखिरकार ये है इनकी प्रायोरिटीज। अब अंजना ओम कश्यप को बात बुरी लगी कि उनको फ्रॉड बुलाया या फिर जो भी उनको डिफेमेटरी यहाँ पर लगा, लेकिन खुद अंजना ओम कश्यप ने ये पूरी बात शुरू करी थी। 2 कौड़ी का बोला गया था यूट्यूब एजुकेटर्स को, जो कि एक्चुअली में बच्चों को हेल्प करते हैं। ऑल्सो मैं आपको याद भी नहीं दिलाना चाहता कि रिया चक्रवर्ती के साथ किस किस तरीके के थंबनेल यहां पर लगाए जाते थे। कोई डायल लिख रहा था और कोई चुड़ैल, एंड ये आमतौर पर प्रैक्टिस है गोदी मीडिया की। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इनको बुरा लग रहा है कि इनको फ्रॉडिया बुला दिया गया है। अब यही सब रीजंस है जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया के एंकर्स नजर ही नहीं आए, क्योंकि इनको पता था कि इनकी हरकतें कैसी हैं एंड अगर ये लोग वहां पर चले गए तो इनको दौड़ाया जाएगा, और ऐसा वहां पर हुआ भी। आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि इनके छोटे मोटे जो जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचे थे उनको कैसे दौड़ाने का वहां पर काम किया गया। लेकिन उससे पहले मोदी गवर्नमेंट फ्रीबीज को यहां पर डिफेंड कर रही है। ये सीधा सीधा यूटर्न है मोदी सरकार का। रेवड़ी कल्चर से फ्रीबीज तो अच्छी हैं। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है शमिका रवि। ये कह रही है कुछ फ्रीबीज एक्चुअली हेल्पिंग होती हैं, ये हर्ट नहीं करती इंडिया की ग्रोथ को। ये बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मोदी जी ने जो कहा था बिल्कुल उससे उल्टा कह रही है। इनफैक्ट थोड़ा टाइम पहले ये खुद क्या कहती थी ये भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन शमिका रवि का लॉजिक जरा एक बार समझ लो। अगर बीजेपी फ्रीबीज दे तो ये देश के लिए बुरी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपोजिशन के लोग फ्रीबीज दें तो ये देश के लिए बहुत बुरी बात है, एंटी नेशनल हो तुम लोग। शमिका रवि का ये भी कहना है कि कई सारी महिलाएं जो है वो एम्पावर हुई हैं इन फ्रीबीज की वजह से, एंड ये गलत नहीं है। कई जगहों पर महिलाएं एम्पावर हुई हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस टाइप की फ्रीबी यहां पर दी जा रही है। अगर एजुकेशन में या फिर हेल्थ केयर में फ्रीबीज दी जाती है तो डेफिनेटली इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। या फिर कई बार महिलाओं के लिए फ्री टिकट्स भी यहां पर दी जाती है, इससे भी महिलाओं को घर से बाहर निकलने में एक पुश मिलता है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन के नंबर्स में इससे डेफिनेटली काफी बेटरमेंट आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इलेक्शन
से पहले 10-10 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए बांटना शुरू कर दो तो ऐसी फ्रीबीज का किसी को भी कोई फायदा नहीं मिलता, सिर्फ एक बर्डन आता है, वो भी टैक्स पेयर के सर पे। लेकिन अब उसी चीज को यहाँ पर जस्टिफाई किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जस्टिफाई कर रही है व्हाई फ्रीबीज, बिकॉज इंडिया हैज इरेडिकेटेड वुमेन पॉवर्टी थ्रू टारगेटेड प्रोग्राम्स इन लास्ट 12 years। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं, लेकिन पुराने ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। 2024 का ट्वीट है, फ्रीबीज फिस्कल कंडीशन ऑफ स्टेट्स एंड डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पंजाब। इन्होंने पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा था 2024 में। 2023 का एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, फ्रीबीज आर नेवर ट्रूली फ्री, द ट्रेड ऑफ इज वेरी स्टार्क। एंड यहाँ पर डीके शिव कुमार का एक स्टेटमेंट लगा रखा है। 2018 का एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, इनका व्यू, द कल्चर ऑफ फ्रीबीज मस्ट गिव वे टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन फार्म। ऑल्सो 2022 में इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे एक आर्टिकल लिख डाला था पूरा, जहां पर इन्होंने लिखा था इरेशनल फ्रीबीज गो बियॉन्ड अकाउंटिंग कॉस्ट, और एग्जांपल दिया गया था पंजाब का, ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम तक मोदी जी ने फ्रीबीज बांटनी शुरू नहीं करी थी ना। अब देखो फिर से मैं बात बोलना चाहता हूं कि कुछ फ्रीबीज डेफिनेटली सही होती है, एंड जो बात यहाँ पर प्रोफेसर शमिका बोल रही है वो बात सच है कि कुछ महिलाओं के ऊपर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता होगा। लेकिन चुनाव से पहले जाकर किसी को भी पैसे बांट देना, चुनाव में तुम्हारे को कुकर देंगे, साड़ियां देंगे, इस तरीके की बातें करना, और इनफैक्ट सिर्फ महिलाएं नहीं, लोगों को ये बोलते ना कि जो भी बेरोजगार यहाँ पर है उनको 3-3, 6-6 हजार रुपए बांटे जाएंगे। ऐसी फ्रीबीज का कुछ नहीं होता। जनता को पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ता है टैक्स पेयर की पॉकेट के ऊपर। अल्टीमेटली टैक्स पेयर जो पैसा सरकार को देता है देश का निर्माण करने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, रोड्स बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसको इस तरीके से फ्रीबीज में डाल दिया जाता है सिर्फ चंद वोटों के लिए। इनफैक्ट बीजेपी के अपने सपोर्टर्स शमिका रवि की इस स्टेटमेंट के ऊपर धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं शमिका रवि को। एंड इससे ये भी समझ में आता है कि बीजेपी का जो कोर वोटर था ना, वो भी इस टाइम बीजेपी से चिड़ा हुआ है। हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी में आधे इन्हीं के कोर वोटर्स हो। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस यहाँ पर 29 रुपीज सीधा बढ़ गया है। लेकिन क्या हमारी इनकम बढ़ रही है? इनकम हमारी 2 रुपए यहाँ पर नहीं बढ़ रही, सिलेंडर का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। अब 29 रुपीज सिलेंडर का दाम बढ़ा है, लेकिन पिछले एक साल में कितना ये दाम बढ़ा है? एक साल पहले सिलेंडर का जो प्राइस था वो 853 रुपीज के आसपास था, एंड अब ये दिल्ली के अंदर 942 का हो चुका है। अच्छे दिन लोडिंग। अब देखो इन्फ्लेशन में काफी बड़ा डिजास्टर यहां पर हो रहा है, लेकिन उसके भी बीच में जब ये आते हैं ना इसको जस्टिफाई करने के लिए, तब असली में गुस्सा आ जाता है यार इनको देख करके। इनके थोबड़े जो है इरिटेटिंग लगते हैं बहुत ज्यादा। यहां पर एक पल्लवी घोष करके अपने आप को जर्नलिस्ट बताती है, वो कह रही है कि आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे सस्ता हमारे को यहाँ पर एलपीजी मिल रहा है, लेकिन एलपीजी का रेट जो है वो 642। उज्ज्वला योजना वाले एलपीजी का रेट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या सब लोगों को उज्ज्वला वाला एलपीजी मिल रहा है? मेरे को और आपको डेफिनेटली नहीं मिल रहा है। ऑल्सो जिन लोगों के लिए उज्ज्वला स्कीम थी उनके लिए 650 रुपए कितनी बड़ी बात है, ये तो अपने आप में एक्सपोज हो गया एक और। ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है कि शांति रखो यार, पाकिस्तान में 1000 का सिलेंडर है, तुम्हारे को सिर्फ 950 का यहाँ पर मिल रहा है। इसमें कोई टेंशन की बात है, क्योंकि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कुछ ही दिनों में हम यहाँ पर पाकिस्तान को ओवरटेक करने वाले हैं। ऑल्सो ये गवर्नमेंट का एंड गवर्नमेंट के सपोर्टर्स का लास्ट रिजॉर्ट होता है। अगर कोई भी लॉजिक काम ना करे तो पाकिस्तान का लॉजिक तो काम कर ही जाएगा। उसके नाम पर तो लोग सोच ही लेंगे चलो यार पाकिस्तान में महंगा मिल रहा है तो हम तो इससे अच्छी सिचुएशन में हैं। इसी के साथ एक रीसेंट ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस राइज के अनाउंसमेंट्स है ना, ये आधी रात को यहाँ पर करी जाती है, यानी कि आधी रात को आकर सरकार तुम्हारे को चपेड़े मारने का यहाँ पर काम करती है, जिससे कि तुम ज्यादा रिएक्शन भी ना दे पाओ। एंड आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सिलेंडर 650 रुपए का हुआ करता था उस टाइम पर बीजेपी इसको लेकर काफी बड़ा इशू क्रिएट करती थी, लेकिन आज इन चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि टेंशन मत लो, पाकिस्तान से सस्ता है। अब अगर पॉलिटिक्स को भी एक सेकंड के लिए साइड में रख दो तो ये कितनी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जनवरी से लेकर अभी तक कमर्शियल गैस के जो दाम है लगभग 1000 रुपए से भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं, एंड अब यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं। मतलब जो खाना तुम घर में खाते हो वो भी महंगा, जो खाना तुम रेस्टोरेंट में खाते हो वो भी महंगा। और अभी तो वेस्ट एशिया वॉर यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, अभी आने वाले टाइम में ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि इलेक्शन से पहले इस तरीके के स्टेप्स ज्यादा सामने क्यों नहीं आ रहे थे? इतना ज्यादा दाम इलेक्शन के बाद ही यहाँ क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या ये भी इलेक्शन का एक पार्ट था? देखो आपको बहुत सारे नेता लोग एंड व्हाट्सएप पे बैठे हुए लोग ये समझाएंगे कि ये तो नेशनल इंटरेस्ट में है, एक रोटी कम खा लेना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूं, आप लोग एक रोटी कम खा लोगे, मैं भी एक रोटी कम खा लूंगा देश के इंटरेस्ट में, लेकिन क्या नेता और उनके बच्चे एक रोटी कम खाएंगे? सोचना जरा इसके बारे में। साथ ही ये बात भी कही जा रही है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब जगहों से सस्ता हमारे को सिलेंडर मिल रहा है। बट सबसे पहले इसको फैक्ट चेक करना चाहता हूं एंड साथ में आपको दिखाऊंगा कि इन जगहों की पर कैपिटा जीडीपी क्या
है? सबसे पहले आपके सामने एक टेबल है। इंडिया में लगभग 70 रुपए के आसपास पर लीटर है इस टाइम पर एलपीजी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिसकी बात करी जा रही है वहां पर 43 रुपीज पर लीटर है। एंड ताइवान, जॉर्जिया और ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें 50 से 58 रुपीज के आसपास है। अल्जीरिया में यही प्राइस जो है 9 रुपीज पर लीटर है, अंगोला में 10 रुपीज पर लीटर है। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि देखो पाकिस्तान में तो महंगा मिल रहा है, बस खुश हो जाओ। अब एक तरफ तो पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है कि उनसे सस्ती मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा से कंपेयर किया जा रहा है। डिसाइड कर लो। ऑल्सो आपको जीडीपी पर कैपिटा का आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। यूएस का है $90,000 और इंडिया का है $3,000। अगर अमेरिका में एलपीजी हमारे से ज्यादा महंगी है तो इससे अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए और व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के लिए इतना ही काफी होता है। इसके बाद कोई क्रॉस चेक नहीं करता बातें। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एंड रिसेंटली एक और आंकड़ा निकलकर सामने आया कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.9 पर 1000 पे यहां पर पहुंच चुका है, जो कि एक्चुअली रिप्लेसमेंट नंबर से भी ज्यादा कम है, जो कि 2.1 के आसपास होता है। अब इसको लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे देश में आबादी यहां पर कम हो रही है, बट ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं होती और ये आपकी और मेरी पॉकेट के ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकती है। कैसे? जब किसी भी कंट्री का फर्टिलिटी रेट गिरता है तो उसका मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में बच्चे कम पैदा होंगे एंड यंग पॉपुलेशन जो है वो आने वाले टाइम में कम हो जाएगी, बुजुर्गों की पॉपुलेशन उस जगह पे बढ़ जाएगी। अब जरा सोचो, हमारी कंट्री जहां पर यंग इंडिया को ही एक पावर बताया जाता है, है भी यंग इंडिया एक पावर, अगर यंग लोगों की तादाद ही कम हो जाएगी और बुजुर्ग लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये पावर आखिरकार कहां चली जाएगी हमारी? ऑल्सो किसी भी कंट्री की जब जीडीपी कैलकुलेट होती है तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वहां की यंग पॉपुलेशन, क्योंकि वो लोग लगातार काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, पैसा खर्च करते हैं एंड मनी चर्निंग जो है ज्यादा होती है वहां पे। इन कंपैरिजन बुजुर्ग लोगों की अर्निंग ना तो ज्यादा होती है और ना ही उनके खर्चे ज्यादा होते हैं। अगर आने वाले टाइम में यंग इंडिया की पॉपुलेशन कम होगी तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा इंपैक्ट देश की जीडीपी के ऊपर भी पड़ेगा। ऑल्सो आज के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में हर बुजुर्ग को संभालने के लिए यहाँ पर 4 यंगस्टर्स हैं, लेकिन अगर आने वाले टाइम में यही ट्रेंड देखने को मिलता रहा तो हर यंगस्टर के ऊपर यहाँ पर 4 बुढ़े हो जाएंगे एंड वो यंगस्टर उनको संभाल रहा होगा। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिक्स करती हैं, बहुत सारे नारे देंगे कि देखो मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम भी बच्चे पैदा करो। इस तरीके की बातें बहुत सारी सुनी होंगी आपने, लेकिन ये गिरता हुआ फर्टिलिटी रेट हमारे को कुछ और दिखा रहा है। एंड उससे भी बड़ा सवाल यहां पर बनके खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हमारे देश में लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाह रहे। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, या तो यंगस्टर्स के पास जॉब नहीं है या फिर उनकी जॉब में उनके पास कोई सर्टेनिटी नहीं है, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है एंड इस डर में वो जी रहे हैं। एक नॉर्मल यंगस्टर अपने खर्चे जो चला रहा है वो इस टेंशन में शादी नहीं कर रहा कि उसके खर्चे यहाँ पर डबल हो सकते हैं, उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। एंड अगर 2 लोग यहाँ पर शादी कर रहे हैं, वो दोनों बाय चांस कमा रहे हैं, तो वो दोनों बच्चा इसलिए पैदा नहीं कर रहे कि उनको ये डर लग रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन यहाँ पर पड़ जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर पूरी एक चेन बनी हुई है। आपको आईपीएल में बिजी तो किया जा रहा है, आपको बिग बॉस के अंदर बिजी किया जा रहा है, या फिर आपको रील्स के अंदर उलझा दिया जा रहा है, लेकिन असली सवाल आपको कोई नहीं पूछने दे रहा कि हमारा फ्यूचर आखिरकार कितने ज्यादा स्टेबल है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी अब ये पूरे देश में प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं अगर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं किया तो। अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। अब ये प्रोटेस्ट कब से होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये तो पता चलेगा, लेकिन अभी तक पिछले प्रोटेस्ट का दर्द जो है वही यहाँ पर सॉर्ट नहीं हो रहा। सैटरडे के प्रोटेस्ट में गोदी एंकर्स क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि अगर वो आते तो उनको दौड़ाया जाता। ठीक ऐसे इसी के साथ जाते जाते नितिन गडकरी ने एक और बॉम्ब यहां पर फोड़ दिया है जनता के ऊपर। अभी तक तो इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग चल रही थी, अब डीजल के अंदर यहां पर अप टू 15% आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग की बातें करी जा रही है, यानी कि अब आपके ट्रैक्टर और आपका ट्रक भी यहां पर सेव नहीं है। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया तो इंजन बन सकता है।
और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। सर प्लीज आपसे विनती है हमारी, प्लीज अपने बच्चों को किसी और लाइन में लेकर के जाओ, क्योंकि अगर आपके बच्चे इस गन्ने के रस का ही बिजनेस यहां पर करते रहे तो आने वाले टाइम में हमारी गाड़ियां जरूर बंद पड़ जाएंगी। ऑल्सो मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज क्या क्या है। 2-3 साल के अंदर इन्होंने अपनी 20% ब्लेंडिंग का गोल अचीव कर लिया, लेकिन गड्ढे भरने का गोल अभी तक अचीव नहीं हो पा रहा। दिस क्लियरली शोज कि सरकार अगर इंटेंट रखे तो हमारी लाइफ इजी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि सरकार इंटेंशन ही नहीं रखती। अब तुम किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को यहां पर बचाते फिरो, लेकिन सच्चाई है कि सरकार में जो भी नेता यहां पर आके बैठा हो उसकी शायद इंटेंशन ही यहां पर नहीं थी। अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या सोचना है इस चीज के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी भड़ास जरूर निकाल लो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।